तो क्योंकि हम आधार के बारे में बात कर रहे हैं, आइए देख लेते हैं कि आधार आखिर है क्या। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवन भर की पहचान है। आधार संख्या से आपको बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन, सरकारी व गैर सरकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाओं की सुविधाएं प्राप्त करने में काफी सुविधा होती है। आधार का उद्देश्य भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान उपलब्ध करवाना है, जिसे डिजिटल माध्यम से कहीं भी कभी भी सत्यापित किया जा सके। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा आधार मेरी पहचान। जी हां, आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है, जो भारत में कहीं भी आपकी पहचान और पते का प्रमाण है। भारतीय निवासी आधार के लिए केवल एक बार अपना नामांकन करवा सकते हैं, जो कि निशुल्क होता है। आधार कार्ड को ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है और आधार कार्ड की डिटेल्स को किसी से भी शेयर न करने की हिदायत भी दी जा चुकी है। आने वाले समय में आधार कार्ड हर नागरिक के लिए न केवल जरूरी हो जाएगा, बल्कि बहुत ही सरकारी सुविधाएं भी इसके बिना उपयोग में नहीं ली जा सकेंगी। आधार कार्ड के बिना भारत सरकार ने घरेलू गैस पर आम जनता को जो सब्सिडी दी हुई है, उसे आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। यदि आपके पास कार्ड नहीं है, तो आप घरेलू गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी नहीं ले पाएंगे। वहीं पासपोर्ट बनवाने के लिए भी आधार कार्ड का होना आवश्यक कर दिया गया है, जिसका इस्तेमाल KVIC की तरह लिया जा रहा है। भारत सरकार आधार कार्ड को नए सिम कार्ड देने के लिए भी आवश्यक बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। EPFO मार्च 2017 से आधार कार्ड से जुड़ी ऑनलाइन निकासी और पेंशन सेवाएं शुरू करेगा। वहीं रेलवे टिकट के लिए आधार जरूरी होगा। इस नए नियम बनाने पर रेलवे विचार कर रहा है। आधार कार्ड बनवाना बेहद आसान है। इसके लिए सरकार स्थानीय स्तर पर कैंप भी लगा रही है, जहां जाकर आप जरूरी कार्रवाई पूरी कर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। एक व्यक्ति के आधार कार्ड की कार्रवाई पूरी करने में लगभग 10 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके बाद सरकारी कार्यकर्ता द्वारा आपको एक रसीद दी जाती है, जिससे आप अपना आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अभी देश भर में 106.69 करोड़ आधार संख्याएं जारी की जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ ABP पांडे, जो कि CEO हैं UIDAI के, वो जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सर, जिस तरह से मेरा आधार मेरी पहचान अपने आप में एक विशिष्ट तौर पर जो पहचान दिलाता है भारतीय नागरिकों को, और साथ ही किस तरह से इसका दायरा बढ़ता जा रहा है अगर हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो? देखिए, ये आधार का जो कार्यक्रम है, ये 2010 में हम लोगों ने शुरू किया था। और 2010 में देखिए देश में क्या स्थिति थी। देश में करीब 40% ऐसे लोग थे जिनके पास किसी भी तरह का कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं था। और आप देखिए करीब 60% लोगों के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था जी। ऐसी स्थिति में अगर किसी के पास कोई ID ना हो, कोई बैंक अकाउंट ना हो, तो कोई भी अगर सुविधा लेने के लिए अगर वो कहीं जाता है, तो पहला सवाल यही पूछा जाता है कि आप कौन हैं, मतलब हु आर यू जी। अब ये जब सवाल पूछा जाता था, अगर उसके पास किसी भी तरह का अगर ID डॉक्यूमेंट अगर नहीं अगर है, तो अपने को कैसे साबित करेगा कि मैं वही आदमी हूँ जो कि मैं क्लेम कर रहा हूँ मैं। इस स्थिति में क्या होता था कि उनको अनेक तरह की सुविधाओं से वंचित किया जाता था, और या उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो इसी समस्या के निवारण करने के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया कि आधार का एक लॉन्च किया गया। और इस आधार के कार्यक्रम के तहत हम लोग 10 फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, आइरिस लेते हैं, उनका फ़ोटो लेते हैं, और उसके बाद उनका नाम पता वगैरह ले करके फिर उसको हम आधार नंबर दे देते हैं। और आधार नंबर में एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि चूँकि ये बायोमेट्रिक बेस्ड है जी, इसलिए इसका एक आदमी को 2 मिलना करीब नामुमकिन है। एक आदमी को 2 मिलना करीब नामुमकिन है, क्योंकि हमने देखा है कि बाकी किसी अगर ID सिस्टम में देखें तो चूँकि टेक्नोलॉजी उस समय में ऐसी नहीं थी, तो किसी के पास 2-2, 3-3, 4-4 हो जाते थे। अनेक हम ऐसे सुनने में आता रहता है बाकी के बारे में। लेकिन कम से कम आधार के बारे में इतने बड़े कार्यक्रम में, क्योंकि ये बायोमेट्रिक बेस्ड है, इसलिए इसमें किसी आदमी को 2 मिलना या किसी को बोगस मिलना या किसी को फिक्टिशियस मिलना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है।
तो इस तरीके से करीब पिछले 6 साल में आज के दिन में करीब 107 करोड़ लोगों को हमने आधार दे दिया है, जो कि अगर आप देखें देश की पूरी अगर जनसंख्या की बात करें, जो आज की जो जनसंख्या हमने जो अनुमान लगाया है 2016 में, उसका करीब करीब 84% जनसंख्या को दिया गया है। अगर आप वयस्क लोगों की अगर आप कवरेज देखें अगर, तो उसमें देखें तो करीब करीब 98% वयस्कों को आधार दे दिया गया है। थोड़े से बच्चों में अभी आधार कम दिया गया, बच्चों का परसेंटेज करीब 70% तक है, हम उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आधार से देखिए फ़ायदे क्या क्या हो रहे हैं। एक आधार क्या है, एक नेशनल आइडेंटिटी है कि मतलब कि उस आइडेंटिटी को लेकर के आप देश में कहीं भी चले जाएं और अपना आधार नंबर दें, और ये हमने एक आधार के साथ एक ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है पूरे देश में। वो ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि आप कहीं भी जाएं और अपना फिंगरप्रिंट दें और आधार नंबर दें, तुरंत हमारे सर्वर से यस एंड नो का आंसर आ जाता है। यदि ये KYC करना है तो पूरा आपका नाम, फोटोग्राफ वगैरह सब आप वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। अब इसके बेसिस पे अनेक तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे अगर राशन कार्ड चाहिए तो राशन कार्ड चाहिए तो अब और किसी तरह का मतलब कि अलग अलग विभिन्न आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देने के बजाय वो अपना आधार दे देता है, उसके बेसिस पे उसको राशन कार्ड मिल जाता है। अगर LPG का गैस कनेक्शन चाहिए, जैसे अभी उज्ज्वला कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया, उसमें अगर किसी को चाहिए तो वो अपना आधार नंबर दे और उसको तुरंत मिल जाता है। तो आज के दिन में देखें कि देश में अगर दूसरी कोई अगर आइडेंटिटी अगर देखें अगर आप, तो पासपोर्ट है 5 करोड़ लोगों के पास, राशन कार्ड है 20 करोड़ लोगों के पास, वोटर ID करीब होगा 50-60 करोड़ लोगों के पास होगा, लेकिन आधार ही एक ऐसा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जो कि देश में सबसे ज़्यादा लोगों के पास है, और ये सबसे आसान है क्योंकि इसको आप कहीं भी साबित कर सकते हैं आप। तो इस जो इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अपने देश में बना है, उसके बेसिस पे सभी लोगों को तरह तरह के फ़ायदे दिए जा रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल सकता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि अगर राशन की दुकान पर अगर राशन अगर मुझे मिलना है तो हमारे ही अंगूठे से हमारा राशन मिलेगा। पहले क्या होता था कि अगर किसी का राशन है, अगर वो दुकान में गया तो पता चला कि नहीं आपके घर से तो कोई और आके ले गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तो जिसको अपना राशन लेना है तो उसको तो अपने अंगूठे देने पड़ेंगे। तो इसलिए अब ये हो रहा है कि मेरा जो अधिकार है, ये सिर्फ राशन का ही नहीं है और सभी योजनाओं के बारे में मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा जो अधिकार है वो अधिकार सिर्फ मुझे ही मिल सकता है, और मेरे बदले में कोई बोगस, कोई डुप्लीकेट या कोई फिक्टिशियस वो नहीं ले जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात जो है, बहुत बड़ा फायदा अपने आधार के साथ। यानी कि जो सरकारी सुविधाएं वेंकट हैं, कोई बिचौलिया या कोई इस तरह का आदमी जो इसका फायदा ले सकता है वो ना लेकर अब सीधा आप तक ही उसका फायदा पहुंचेगा, आपकी पहचान आप तक, आपका फायदा आप ही को मिलेगा। True. Sir, and then the agencies or the agents who are working to provide Aadhaar cards to the people, it's in a way is an employment opportunity for many people who are unemployed in this country. How is that actually going on, sir? What is the whole process? If someone wants to be an agent, someone wants to be a part of this whole great process, what is the way, sir? Look, in UIDAI, when we were tasked with this responsibility that we have to give Aadhaar to the entire population, all Indians, right? Now, and in a very short time, if let us say if we had created a big government department, then it would have been a very, very complex situation. True. So what we did was that we used the existing ecosystem, because we knew that there are a lot of technical manpower available in our country, and if we can outsource this activity in a very secure manner, then this work can be done very fast. True. So what we did was that we created an ecosystem. So UIDAI appoints the registrars who will actually they enroll people for the Aadhaar in the various parts of the country. Who are those registrars? The registrars are typically the state government, public sector banks, public sector entities. They are or the users of Aadhaar, user agencies of the Aadhaar. For example, oil marketing companies, if they want to use Aadhaar for the delivery of gas cylinder, they could become our registrar. Now those registrars in turn appoint private agencies who actually do the enrollment work, and those private agencies engage private operators who are certified by us. There is a certain examination that we conduct online,
and then we certify, and then the basic qualification is very minimum. Anyone who is having a matriculation qualification, he could appear in our examination and then online examination, and we certify him, and thereafter he can become an Aadhaar operator. Today in our country, more than 4 lakh operators are certified, and they are entitled to do Aadhaar enrollment across the country. So the question that you ask, that if supposing somebody wants to start this enrollment activity, they need to get associated with some enrollment agency and pass this online examination. It is a very, very simple. It is just about a few hours examination, and then online certification also happens online. Okay. Right. So this is the method that we have created, and then the people can take advantage of this. And will they be trained as well, sir, after they clear the examination? Is there any something? Because prior to examination, there is an online training that he has to do this. Okay. Right, yes. Okay. Right, sir. We'll slip into a short commercial break. After the break, we'll be coming back, and then we will take questions which we're getting on our Gmail and Twitter as well. So stay tuned. Don't go anywhere. It's just a short break. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आइए अब हमसे जो लगातार दर्शक संवाद बांटने की कोशिश कर रहे हैं आइए देख लेते हैं कि पहला ट्वीट जो है वो किनका है। पहला ट्वीट जो है वो शुभम सिंह का है। आइए देख लेते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। सर, इनका जानना है कि कितना डेटाबेस रिक्वायर होता है जिसमें करीबन 1.3 बिलियन पीपल जो है वो अपना आधार रिकॉर्ड कर सके। देखिए, ये 1.3 बिलियन करीब 128 करोड़ लोगों का जो डेटा है, और हम जब आधार का जब इनरोलमेंट करते हैं तो उसमें काफ़ी मिनिमल डेटा लेते हैं जी। मतलब 10 उंगलियों का निशान, दोनों आँखों का जो इमेज है, और बेसिक डेमोग्राफिक्स, नाम, पता, जेंडर, तो ये सब मिला करके ये कुछ एक पैकेट करीब कुछ मेगाबाइट में आता है। अगर पूरे 130 करोड़ का ले लें तो कुछ ये टर्म्स ऑफ कुछ पेटाबाइट्स में ये पूरा जाता है डेटा, और इसको मैनेज करने में हम लोग पूरी तरह सक्षम हैं, और इसके लिए हमने बड़ा एक सिक्योर सिस्टम बनाया हुआ है, और उसी के तहत जो है सो हम इंश्योर करते हैं कि डेटा की सिक्योरिटी, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्कुल मेंटेन रहे, और इसको हम लोग मैनेज करते हैं। Right. We have another question on Gmail by Sandeep. Let's have a look at that question too. I want to add mobile number to my family's Aadhaar cards. I filled the forms and sent at Telangana office about 3 months back, and there was no response. Sandeep Singh, sir, I have to add on another thing as well for the same thing. Yes. Because I face the same problem. I get a SMS on the mobile number saying that register your mobile number with Aadhaar. So we think that it is an online process. So we went, and then they say no, you just have to visit to a agency center. We visit the agency center. They say your Aadhaar card is in Hyderabad. You have to go to Hyderabad to get it there. And then if we go there, then the agents say, when you've got your Aadhaar card in 2011, we've given a receipt, bring that receipt. Now, after 5 years, where do we bring this receipt? So this is the process. Is it really true? I mean, like, there must be some confusion. देखिए, इसमें थोड़ा सा confusion है कि
अगर आधार की इनरोलमेंट के समय में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अगर मान लीजिए नाम और एड्रेस, इसमें अगर थोड़ा सा अगर सुधार करना हो या एड्रेस अगर बदलना हो, अगर क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, अगर आधार इनरोलमेंट के समय में अगर अपना मोबाइल नंबर दिया गया है तो उसके बाद जो है सो आप बहुत सारी जो अपडेट है वो ऑनलाइन हो सकता है। क्योंकि जब आप हमारे वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर अपना आप लॉगिन कीजिए तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है पहले इनरोलमेंट के वक्त पे, उस समय में आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा और OTP आएगा, उसके बाद से OTP देने के बाद फिर आप अपना एड्रेस और बाकी चीज़ें जो है सो अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पहली बार आपने अगर मोबाइल नंबर दिया ही नहीं अगर है तो इसके लिए एक बार फिर से सेंटर में जाना पड़ेगा और अपना बायोमेट्रिक फिर से देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोबाइल एक्चुअली इस तरह के अपडेट के प्रोसेस में एक सिक्योरिटी डिवाइस है। क्योंकि ऐसा कोई ना हो कि दूसरा कोई आदमी जो है वो अपना मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ उसको जोड़ करके और फिर आपका ही इंफॉर्मेशन बदलने लगे। इसलिए हमने क्या किया, कम से कम मोबाइल नंबर में अगर ऐड करना है तो उसको आधार केंद्र पे जाना पड़ेगा और अपना बायोमेट्रिक देना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका मोबाइल उसमें ऐड हो पाएगा। लेकिन एक बार मोबाइल अगर ऐड हो गया तो फिर जो है सो बाकी जितने इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन हो सकता है या आप पोस्ट से भेज सकते हैं। पोस्ट के द्वारा भी जो है वो सब इन्फॉर्मेशन बदल सकता है। जहाँ तक कि आपका सवाल था कि आपने अपने तेलंगाना में अपना आधार का इनरोलमेंट कराया और आप जब दिल्ली में जब आप किसी सेंटर में गए अपना मोबाइल नंबर ऐड कराने के लिए तो एक्चुअली उसने आपको गलत सुझाव दिया। एक्चुअली दिस अपडेट और मोबाइल नंबर एडिशन कैन हैपन एनीवेयर इन द कंट्री। तो शायद उसे मालूम नहीं होगा और शायद ये होगा। तो इसके लिए हम लोग हमें जो एक फीडबैक मिला है तो हम जो है सो एक अपने जो जितने ऑपरेटर है सबको हम एक बार फिर से एक सर्कुलर जारी करके और उनको कुछ उनका ट्रेनिंग और इत्यादि दे करके, जिससे कि कम से कम इस तरह से नागरिकों को जो है वो एक सही मार्गदर्शन करें और कुछ एक गलत तरीके से उनको परेशानी ना हो, ऐसा हम लोग इसकी कोशिश करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। लेट्स हैव अ लुक एट अदर क्वेश्चन एज वेल ऑन ट्विटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाय प्रियंका। लेट्स हैव अ लुक एट दैट क्वेश्चन टू। Priyanka, the question is, how crucial will be the role of Aadhaar card in applying for passports? देखिए, मैं जहाँ तक कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, अब ये तो पासपोर्ट जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो पासपोर्ट इशू करती है। कितने हद तक वो पासपोर्ट में आधार को यूज़ करती है, ये सब निर्धारित करने का अधिकार उनका है। ये हमने एक आधार की फैसिलिटी दे दी है जो कि सभी जो भारतीय है उनको उपलब्ध है और सभी डिपार्टमेंट को भी उपलब्ध है और प्राइवेट एजेंसीज को भी उपलब्ध है कि यदि वो किसी की भी आइडेंटिटी कंफर्म करना चाहें तो वो आधार का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर पासपोर्ट जो एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, मैंने भी सुना है कि भाई कि उसमें जो है सो उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि अगर आपने अगर अपना आधार नंबर दे दिया तो आपको पासपोर्ट थोड़ा जल्दी मिल जाता है, क्योंकि फिर आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए उनको जो बाकी वेरिफिकेशन कुछ करना पड़ता था, कम से कम उतने से वो बच जाते हैं और फिर जो है सो शायद ये पासपोर्ट दे देते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन बाद में करते हैं। तो इस तरीके से इस होल प्रोसेस में काफ़ी सुविधा मिल जाती है। उसी तरह से अगर किसी को अगर बैंक अकाउंट खोलना है तो अब उसके 2-3 तरीके हैं कि आप बैंक में जाइए और बैंक के जो रेगुलर प्रोसेस हैं जिसमें कि आपको अपना कुछ आईडी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स कॉपी देना पड़ेगा, फिर साइन करना पड़ेगा, कुछ फॉर्म साइन करना पड़ेगा। ये सब इसलिए करते हैं कि उनको आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास आधार है तो उनके पास एक आधार का एक पॉस डिवाइस है जिसमें कि वो आपका आधार नंबर टाइप करते हैं, फिर आपको वहाँ पर अपना अंगूठा मतलब फिंगरप्रिंट डालने के लिए कहते हैं, तुरंत eKYC इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाता है। तो जिससे कि क्या है कि eKYC के वेरिफिकेशन में जो टाइम लगता था उनको, जो कि 10-15 दिन लग जाता था फिर अकाउंट कंफर्म करने में, वो टाइम बच जाता है और अकाउंट इंस्टेंटली ओपन हो जाता है। तो इसी तरह से पासपोर्ट ये कर रहा है, उसी तरीके से बाकी सभी मिनिस्ट्री, बाकी सब एजेंसी कर रही हैं। लेकिन सर कितना अच्छा है ना कि पहले वेंकट और इस तरह से होता था कि अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो कई तरह से दलाल हुआ करते थे जो आपसे पैसे लिया करते थे कि आप पासपोर्ट बनाना काफ़ी एक बड़ी जटिल व्यवस्था होती थी, लेकिन काफ़ी आसान हो गया आधार से। वो यही कहना है सर का भी और यही जो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं इस मंच से आपको बताने की कि बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनका फायदा आपको नहीं मिलेगा अगर आपके पास आधार नहीं है। तो अगर आधार नहीं है, बहुत आसान तरीका, आप सेंटर पर जाएं, अपना आधार बनवाएं। अगला ट्वीट हमारे पास विभू का है, आइए देखते हैं कि इस ट्वीट में वो क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर, इसके जो वित्तीय लाभ हैं
आधार के, वो क्या कुछ है? अब ये देखिए कि वित्तीय लाभ का अगर आप देखें तो अभी मार्च महीने में देश के संसद ने एक कानून पास किया, आधार का एक कानून पास किया। उस कानून के तहत ये कहा गया कि अगर किसी को अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कुछ अगर बेनिफिट दिया जाता है, जैसे कि पीडीएस का सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, या एलपीजी की सब्सिडी, या स्कॉलरशिप हुआ, या मनरेगा का वेजेज हुआ, या पेंशन हुआ, इस तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं, उस सुविधा को देने के पहले सरकार चाहे तो सरकार एक नोटिफिकेशन के द्वारा आधार वो मांग सकती है, कह सकती है कि आप आधार दें। लेकिन एक और चीज़ बड़ा यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि बहुत लोगों के पास तो आधार शायद ना हो, मतलब हम कह रहे हैं कि 107 करोड़ लोगों के पास है, लेकिन हमारी अगर देश की आबादी अगर 128 करोड़ है तो कुछ लोगों के पास अभी आधार नहीं होंगे। अगर आधार, तो इस केस में एक्ट में ही ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के पास आधार नहीं है तो उनको आधार बनवाने की पूरी सुविधा दी जाएगी उनको, और जब तक कि उनको आधार का नंबर नहीं मिल जाता है तब तक जो है सो ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन के द्वारा उनको जो है सो सभी सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए किसी के पास आधार नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनको हम सुविधा से वंचित कर देंगे, उनको हम आधार बनवाने के लिए उनको पूरी फैसिलिटी देंगे, और जब तक कि उनका आधार अगर जनरेट नहीं होता है तब तक जो है सो उनको हम सुविधा देंगे हम। तो मतलब कि ये अच्छा, इस आधार को यूज करके अगर आप देखें अगर तो करीब 15 करोड़ गैस के जो एलपीजी गैस के जो कंज्यूमर हैं उनको हम दे रहे हैं। मतलब कि हर महीने उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली उनके अकाउंट में गैस की सब्सिडी आ जाती है। ठीक है, एक करीब 8.5 करोड़ मनरेगा के गांव-गांव में वर्कर्स हैं, उनके बैंक अकाउंट में सीधे पैसा चला जाता है। पहले क्या होता था कि अगर किसी ने काम किया मनरेगा के काम पर, अब पैसा उसको मिला ना मिला, कभी कभी बिचौलिए भी कभी ले जाया करते थे पैसा, अब सीधे उनके डायरेक्ट उनके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। उसी तरीके से पेंशन देखें, अनेक तरह के ओल्ड एज और विधवा पेंशन की योजना है। अब उसमें क्या है कि पेंशन उस विधवा को चाहिए पेंशन, अब उसको पेंशन अगर देना है तो अभी क्या हो रहा है कि सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि पैसा अगर उस विधवा को मिल भी गया तो वो बैंक में जा करके निकालेगी कैसे पैसा, उसका एक बहुत बड़ा सवाल उठता था, क्योंकि हर गांव में तो बैंक है नहीं। आप देखेंगे कि करीब भारत में 6 लाख गांव हैं, सिर्फ 5% ही हैबिटेशंस में बैंक की सुविधा है। तो अब बताइए कि बाकी जो 95% जगह पे है, अगर उनको अगर पैसा बैंक में डाल भी दिया गया तो पैसा निकालेंगे कैसे। तो अब ये है कि आधार का एक पॉस डिवाइस है, वो पॉस डिवाइस लेकर के बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट गांव में जा करके आधार नंबर और उसका फिंगरप्रिंट लेकर के पैसे गांव में डोर स्टेप पे दे देता है। तो ये एक बड़ा एक रिवॉल्यूशनरी एक सिस्टम है ये, कि जिसमें कि कम से कम कि एट द डोर स्टेप एवरीवन कैन डू बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो ये एक सुविधा आधार के द्वारा उपलब्ध हो गई है। इस तरह की अनेक वित्तीय सुविधाएं हैं। बैंक अकाउंट अगर आप देखें तो करीब आज के दिन में करीब 34 करोड़ बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि 34 करोड़ बैंक अकाउंट में अब आपको जो है आपको थ्रू दी पॉस डिवाइस आप जो है सो पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरह की अनेक वित्तीय सुविधाएं जो हैं सो लोगों को मिल सकती है आधार के द्वारा। Right. So we have three more questions on Gmail. Without any delay, let's have a look at that questions too on Gmail from Ayush. What he has to ask. Recent security breach in most secured Yahoo database raises important security concern. Is UIDAI safe, sir? UIDAI is safe. देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि UIDAI में हमने जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस है सिक्योरिटी का, डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन का, वो हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देखें आधार एक्ट में भी, तो आधार एक्ट में भी UIDAI को पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो पूरे डेटा को प्रोटेक्ट करके रखें, और उसके प्रोटेक्ट करने के जितने भी जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, स्टैंडर्ड हैं, जैसे ये स्टेप लेने चाहिए, वो स्टेप लेने चाहिए, ये सभी तरह के स्टेप्स हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं ये मेरा अभी यहाँ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मतलब ये भी एक डेटा सिक्योरिटी का एक प्रश्न है। लेकिन मैं इस प्रसार माध्यम के द्वारा मैं सभी को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग इसके बारे में काफ़ी सजग हैं, और हम काफ़ी सजग हैं, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि डेटा उनका प्रोटेक्टेड रहे। चलिए, तो एक जीमेल है अंकिता का, ये देख लेते हैं कि अंकिता क्या कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। आधार कार्ड क्या एक वैलिड आईडी प्रूफ है बैंक या फिर सरकारी सर्विसेज के लिए, और अगर नहीं है तो हमारे को क्या करना चाहिए? मतलब नहीं, इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा सवाल दिया है कि जो पोस्ट के द्वारा जो आधार कार्ड आता है वो तो वैलिड है ही है।
अगर ई आधार डाउनलोड किया गया है तो ई आधार भी हर जगह उतना ही वैलिड है जितना कि पोस्ट के द्वारा जो डिलीवर किया हुआ आधार कार्ड है। तो इसके बारे में मतलब कि इसी प्रसार माध्यम के द्वारा मैं सभी को ये सूचित करना चाहूँगा कि ई आधार की वैलिडिटी उतनी ही है जितनी कि एक पोस्ट के द्वारा डिलीवर्ड आधार कार्ड की है। चलिए, बहुत अहम सवाल उन्होंने किया। अब आइए आखिरी जीमेल ले लेते हैं, हमारे पास समय कम है। सागर का देख लेते हैं कि सागर क्या पूछना चाहते हैं। Is it possible to link bills and taxes on purchasing goods to look up for income for individual and reducing corruption? देखिए, एक आधार एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करता है और आधार एक ऑथेंटिकेशन एक मैकेनिज्म भी देता है। इसके बाद से आगे जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक यूजर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की बात है कि यस अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आधार में एक डेटा प्रिवेसी और डेटा शेयरिंग पे भी एक बंधन है कि अगर डेटा अगर किसी एक पर्पस के लिए अगर आधार नंबर लिया गया तो ये आधार नंबर उसी के लिए यूज़ करना चाहिए और किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रिवेसी जो प्रोटेक्शन प्रोविजन है उसके तहत जो आधार के उपयोग हो सकते हैं ये सब उपयोग किया जा सकता है। चलिए, समय कम है लेकिन एक और आखिरी ट्वीट हम ले लेते हैं, देखते हैं कि ट्वीट किसका है और वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं आधार से जुड़ा हुआ। Banks do not accept e-Aadhaar card after address updation. Is it correct? Sir. नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि ई आधार तो उतना ही वैलिड है जितना कि पोस्ट के द्वारा डिलीवर किया हुआ आधार है। अगर बैंक अगर कहीं पर अगर ऐसा अगर समस्या कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम बैंक वालों से बात करेंगे और उनके जो लोकल ब्रांच मैनेजर हैं उनको हम सूचना देने की कोशिश करेंगे कि भाई वो ऐसा ना करें वो। जी, in fact that is a feedback sir, in fact where you can even go for take an action as well. सर, आप इस मंच पर आए, आपने अपने विचार साझा किए, हमें बहुत सी ऐसी जानकारियां दी और लोगों तक पहुंचाई, उनके सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तो आधार है आपकी पहचान, आप आधार से जुड़कर काफी सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हेल्थ सर्विसेज है, यानी कि कई धार्मिक संस्थानों में भी आधार चलता है। अब अगर आपने आधार नहीं बनवाया है तो हम दोनों और हमारा पूरा जो न्यूज़ का टीम है वो आपसे ये गुजारिश करता है कि बिल्कुल देर ना करें और जाकर किसी भी सेंटर से जहां पर आधार बनता है वहां पर जाकर आप अपना आधार बनवाएं। Well, absolutely. Well, that brings an end to the show. Stay tuned to DD News for other updates. Thanks for watching. Namaskar. नमस्कार।